25 जून 1975 इंडिया ने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन को पॉज पे डाल दिया था। ऑपोजिशन लीडर्स जेल में थे, प्रेस पर लगा था टोटल सेंसरशिप और पार्लियामेंट बन चुकी थी रबर स्टैंप। ये इमरजेंसी थी, अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। आप देख रहे हैं सिविल 360, इंडियाज ओनली यूपीएससी चैनल। यू कैन जस्ट लिसन टू इट। इसको आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन कभी ना रुके। नाउ लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। आज हम 1975 की नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे, खासतौर पर यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। ये सिर्फ आप कह सकते हैं इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की एक बहुत कठिन परीक्षा थी। तो सवाल उठता है, ऐसी नौबत आई ही क्यों? आपातकाल क्यों लगाया गया? इसके पीछे क्या कारण थे? देखिए, माहौल एकदम से नहीं बिगड़ा था जी। इसके पीछे कई वजहें थी जो धीरे धीरे पनप रही थी। 3 मुख्य कारक हम मांग सकते हैं। पहला तो था आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। 1971 के युद्ध के बाद आपको याद होगा, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, बेरोजगारी थी, खाने पीने की चीजों की कमी हो रही थी, तो लोगों में असंतोष बढ़ रहा था। हाँ, वो दौर वाकई मुश्किल था अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल। दूसरा था राजनीतिक आंदोलन, पॉलिटिकल मूवमेंट्स। जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रिवॉल्यूशन का नारा बुलंद हो रहा था। बिहार में छात्र आंदोलन, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, ये सब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। जी, जेपी आंदोलन ने तो काफी जोर पकड़ लिया था। हाँ, और तीसरा और शायद तात्कालिक कारण कहें, वो था न्यायिक झटका। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया। अच्छा, तो मतलब ये 3 बड़े फैक्टर्स थे। एक तरफ राजनीतिक अस्तित्व पर संकट, दूसरी तरफ बढ़ते जन आंदोलन और तीसरी पहले से ही डामाडोल अर्थव्यवस्था। इन सब ने मिलकर एक, आप कह सकते हैं, एक विस्फोटक स्थिति बना दी थी। बिल्कुल सही। इन सब वजहों ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जहां सरकार ने ये अभूतपूर्व कदम उठाया। और फिर 25 जून की रात को आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ये जो शब्द था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये काफी अस्पष्ट था, है ना? हाँ, बहुत अस्पष्ट था, और इसी अस्पष्टता का शायद दुरुपयोग भी हुआ। इसीलिए बाद में जनता सरकार जब आई तो 44 में संविधान संशोधन के जरिए इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। जी हाँ, ये क्लैरिटी जरूरी थी। तो आपातकाल घोषित तो हो गया, पर सरकार ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कौन से खास उपकरण या टूल्स इस्तेमाल किए? सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने और विरोध को दबाने के लिए मुख्य रूप से 3-4 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला और सबसे कुख्यात था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा, हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। जी, मीसा के तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए नजरबंद कर सकती थी। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक बहुत कठोर रूप था। हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। ये तो सीधे सीधे नागरिक स्वतंत्रता पर हमला था। बिल्कुल। दूसरा बड़ा हथियार था प्रेस सेंसरशिप। मीडिया की आजादी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। दिल्ली में तो कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि अगले दिन अखबार छप ही न सके। बिजली काट दी गई? अच्छा। हाँ, जो खबरें छपती थीं उन्हें पहले सरकारी अधिकारियों से सेंसर करवाना पड़ता था। संसदीय कार्यवाही, यहां तक कि अदालती फैसलों की रिपोर्टिंग पर भी सेंसरशिप थी। अखबारों को तो सरकार ने मित्र, तटस्थ या शत्रु जैसी श्रेणियों में भी बांट दिया था। यानी मीडिया का गला पूरी तरह घोंट दिया गया था। और तीसरा था न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का प्रयास। सरकार ने संविधान में संशोधनों के जरिए, खासतौर पर 39वें और 42वें संशोधन से न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने की कोशिश की। जजों के ट्रांसफर किए गए। कोशिश ये थी कि न्यायपालिका सरकार के रास्ते में ना आए। इसे कुछ लोग संवैधानिक तानाशाही या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म भी कहते हैं, है ना? मतलब कानून का ही इस्तेमाल करके कानून के राज को दबाना। सही कहा, ये शब्दावली बिल्कुल फिट बैठती है। कानून का कवच पहनकर ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा था। आपातकाल तो खैर झंडे फहराते 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। उसके बाद मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया इन ज्यादतियों की जांच के लिए।
शाह आयोग की जांच में क्या मुख्य बातें सामने आईं, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जानना जरूरी है। जी, शाह आयोग का गठन ही इसीलिए हुआ था कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच जो कुछ हुआ, जो ज्यादतियां हुई, उनकी निष्पक्ष जांच हो सके। आयोग की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए। पहला, नजरबंदी। जैसा मैंने बताया, मीसा और डीआईआर के तहत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। रिपोर्ट के अनुसार जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से कहीं ज्यादा थी। 1 जनवरी 1975 तक ही जेलों में 2,20,146 कैदी थे, जबकि क्षमता सिर्फ 1,83,369 की थी, और इनमें से लगभग 1.26 लाख तो विचाराधीन कैदी थे। आपातकाल में ये संख्या और बढ़ी। बाप रे, यानी जेलों की हालत बहुत खराब रही होगी। बेहद खराब। दूसरा और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू था जबरन नसबंदी का अभियान। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। हाँ, इसके बारे में काफी भयावह किस्से सुनने को मिलते हैं। 48 शिकायतें दर्ज हुई, और दुखद बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान या उससे जुड़ी जटिलताओं से 1774 लोगों की मौत भी हो गई। ये तो अमानवीय था बिल्कुल। हाँ, कई राज्यों ने तो इसे सरकारी सुविधाओं से जोड़ दिया था। राशन कार्ड, सरकारी नौकरी, आवास, स्वास्थ्य सेवा, ये सब पाने के लिए नसबंदी का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी कर दिया गया था। अगर किसी के 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं और वो नसबंदी से मना करता है, तो उसे ये सुविधाएं नहीं मिलती थी। ये तो नागरिकों के साथ सरासर ज्यादती थी। और क्या पाया आयोग ने? आयोग ने पाया कि करीब 25,962 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करके समय से पहले जबरन रिटायर कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं थे या उन पर असहमति का शक था। और प्रेस पर प्रतिबंधों की पुष्टि तो हुई ही, जैसा हमने पहले बात की, बिजली काटना, सामग्री को सेंसर करना, अखबारों का वर्गीकरण। शाह आयोग की रिपोर्ट तो आपातकाल के स्याह पक्ष का एक दस्तावेज है। अब जरा उन संवैधानिक बदलावों पर आते हैं जो इस दौरान किए गए, खासकर 39वां और 42वां संशोधन। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर संविधान और राज व्यवस्था के अध्ययन के नजरिए से। 39वां संशोधन अधिनियम जो 1975 में ही लाया गया, वो सीधे सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की काट के तौर पर देखा जाता था। इसने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर के चुनाव से जुड़े विवादों को अदालतों के दायरे से ही बाहर कर दिया। मतलब इनके चुनाव को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को सीधे तौर पर कम कर दिया गया। बिल्कुल। ओके, आया 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम। इसे तो लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के एक बड़े हिस्से में बदलाव कर दिए थे। हाँ, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा गया था आलोचकों द्वारा। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? इसके बहुत सारे प्रावधान थे, पर मुख्य रूप से इसने केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इसने केंद्र को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सशस्त्र बल तैनात करने का अधिकार दे दिया। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए केंद्रीय कानून आपातकाल खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर असर डाला गया। हाँ, फेडरल बैलेंस को केंद्र के पक्ष में झुका दिया गया। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत सीमित करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि संवैधानिक संशोधनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अच्छा, कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था। जी, और एक और खतरनाक प्रावधान था। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, एंटी नेशनल एक्टिविटीज से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। मतलब अगर सरकार किसी गतिविधि को राष्ट्र विरोधी मानती है, तो उसके खिलाफ बने कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्र विरोधी की परिभाषा भी तो सरकार ही तय करती। बिल्कुल, और इसीलिए 42वें संशोधन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला माना जाता है। यहाँ यूपीएससी मेंस के लिए एक अहम सवाल बनता है, जैसा आपने कहा। Discuss how the 42nd Amendment Act attempted to alter the basic structure of the Indian Constitution, विशेष रूप से concerning judicial review and federal balance। इसकी चर्चा करें कि 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की मूल संरचना, विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा और संघीय संतुलन के संबंध में को बदलने का प्रयास कैसे किया। जी, ये एक क्लासिक सवाल है मेंस के लिए। अब इस पूरे मुश्किल दौर में हमारी न्यायपालिका की क्या भूमिका रही?
आपने 39वें और 42वें संशोधन का जिक्र किया, पर अदालतों का रवैया कैसा रहा? देखिए, न्यायपालिका की भूमिका पर काफी बहस होती है और इसे मिला-जुला ही कहा जा सकता है। एक तरफ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो साहसिक फैसला था जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को रद्द किया। वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक था। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 केस? हाँ, वो तो आपातकाल लगने से ठीक पहले आया था। जी, लेकिन आपातकाल लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ऐसा आया जिसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह देखा जाता है। वो था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला मामला 1976 का। इसे हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। हाँ, हेबियस कॉर्पस केस। इसमें क्या हुआ था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने बहुमत से 4-1 ये माना कि आपातकाल की घोषणा के बाद अगर सरकार अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित करती है तो नागरिक अपने इस अधिकार के हनन के खिलाफ हेबियस कॉर्पस याचिका लेकर अदालत नहीं जा सकता। मतलब सरकार बिना कानूनी प्रक्रिया के भी किसी को कैद कर सकती है और उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो बहुत निराशाजनक फैसला था। मतलब जीवन का अधिकार भी सस्पेंसिबल मान लिया गया। हाँ, इसे व्यापक रूप से न्यायिक आत्मसमर्पण जुडिशियल सरेंडर माना गया। जस्टिस एच.आर. खन्ना अकेले जज थे जिन्होंने असहमति जताई थी और कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से पहले भी मौजूद है और इसे आपातकाल में भी पूरी तरह छीना नहीं जा सकता। उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उन्हें बाद में चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। जस्टिस खन्ना का असहमति मत आज भी याद किया जाता है। लेकिन क्या बाद में न्यायपालिका ने अपनी स्थिति सुधारी? हाँ, बिल्कुल। आपातकाल खत्म होने के बाद न्यायपालिका ज्यादा मुखर हुई। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 एक मील का पत्थर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर के फैसले को प्रभावी रूप से पलट दिया। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की एक नई और व्यापक व्याख्या की। कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ शारीरिक अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, जो कि कानून की उचित प्रक्रिया के करीब है। अच्छा, तो मेनका गांधी केस ने अनुच्छेद 21 को एक नई जान दी। जी, इसने मौलिक अधिकारों की प्रधानता को फिर से स्थापित किया। हेबियस कॉर्पस याचिकाओं का दायर होना भी भले ही एडीएम जबलपुर केस में निराशा मिली, ये दिखाता है कि नागरिक और वकील न्यायिक समीक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे। और आपातकाल के बाद ही जनहित याचिका पायल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उदय हुआ, जिसने न्यायपालिका को आम आदमी के और करीब ला दिया। तो ये पूरा दौर आपातकाल का, इसका हमारे लॉन्ग टर्म असर और समाज पर क्या रहा? हमने क्या सबक सीखे? देखिए, आपातकाल एक बहुत बुरा दौर था, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। पहला, इसने भारतीय लोकतंत्र की भेद्यता को उजागर किया। हमें पता चला कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और कैसे सत्ता का केंद्रीकरण और दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, ये एक सोबरिंग रिमाइंडर था। लेकिन दूसरी तरफ इसने लोकतंत्र के महत्व को भी रेखांकित किया। जब लोगों ने आपातकाल की ज्यादतियां झेली तो उन्हें स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की कीमत समझ आई। शायद इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आपातकाल ने भारत में लोकतंत्र के खिलाफ एक टीका, वैक्सीन अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, का काम किया। ये एक दिलचस्प नजरिया है। और क्या असर हुए? लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता निश्चित रूप से बढ़ी। जमीनी स्तर पर कई आंदोलन उभरे, जैसे गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जेपी आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई रेलवे हड़ताल। ये सब आपातकाल से पहले या उसके दौरान हुए और इन्होंने लोगों को गोलबंद किया। राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा असर पड़ा। आपातकाल के विरोध में बिखरे हुए विपक्षी दल पहली बार एकजुट हुए और 1977 के चुनाव में इन्होंने कांग्रेस को हराया। केंद्र में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। हाँ, वो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। और जैसा हमने बात की, न्यायपालिका ज्यादा मुखर और सक्रिय हुई। पीआईएल का विकास इसी दौर की देन है। तो कुल मिलाके आपातकाल एक काला अध्याय था, लेकिन इसने भारतीय लोकतंत्र को शायद लंबे समय के लिए ज्यादा मजबूत भी बनाया। और इन सबको से सीखते हुए, जैसा आपने पहले इशारा किया, संविधान में कुछ बचाव के उपाय भी जोड़े गए, खास तौर पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए। ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है ना? अत्यंत महत्वपूर्ण। जनता सरकार द्वारा लाया गया 44वां संशोधन अधिनियम 1978 सीधे तौर पर आपातकाल के अनुभवों की प्रतिक्रिया थी।
इसका मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में 1975 जैसी स्थिति न दोहराई जा सके और 42वें संशोधन द्वारा लाए गए असंतुलनों को ठीक किया जाए। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे जो आज भी लागू हैं? कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। पहला, जैसा हमने पहले जिक्र किया, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ये ज्यादा ठोस और कम अस्पष्ट आधार है जी। दूसरा, अब राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं है। ये 1975 में हुई गलती को सुधारने के लिए था, जब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट की औपचारिक सहमति के ही राष्ट्रपति से घोषणा करवा दी थी। अच्छा, लिखित सिफारिश जरूरी कर दी गई। हाँ। तीसरा, और ये मौलिक अधिकारों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एडीएम जबलपुर वाले फैसले को पलटने जैसा था। ये वाकई बहुत बड़ा कदम था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। बिल्कुल। चौथा, आपातकाल की घोषणा की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। इस प्रावधान को मजबूत किया गया। 42वें संशोधन ने इसे सीमित करने की कोशिश की थी, 44वें ने उसे फिर से बहाल किया। पांचवां, संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया को कड़ा बनाया गया। अब आपातकाल की घोषणा को 1 महीने के भीतर, पहले 2 महीने थे, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से अनुमोदित करना अनिवार्य है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब? स्पेशल मेजॉरिटी यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी। पहले सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए होता था। तो मंजूरी लेना अब ज्यादा मुश्किल है। हाँ, और एक बार अनुमोदन मिलने के बाद आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा। पहले अनिश्चित काल तक रह सकता था। इसे आगे जारी रखने के लिए हर 6 महीने में फिर से संसद का अनुमोदन लेना होगा, वो भी विशेष बहुमत से। यानी बार बार संसदीय जांच होगी। जी। और छठा, आपातकाल को हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। यदि लोकसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 110 सदस्य स्पीकर या राष्ट्रपति, अगर सत्र नहीं चल रहा हो, को लिखित नोटिस देते हैं तो 14 दिनों के भीतर सदन की विशेष बैठक बुलानी होगी। और अगर उस बैठक में लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना होगा। यानी कार्यपालिका की मर्जी के बिना भी विधायिका आपातकाल खत्म कर सकती है। बिल्कुल। ये सब प्रावधान मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में और कड़े संसदीय नियंत्रण के साथ ही हो। यहाँ यूपीएससी मेंस का एक और संभावित प्रश्न बनता है। Analyze how the 44th Amendment Act strengthened the safeguards for fundamental rights and democratic processes within the Indian constitutional framework. विश्लेषण करें कि 44वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संवैधानिक ढांचे के भीतर मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए सुरक्षा उपायों को कैसे मजबूत किया। जी, ये संशोधन आपातकाल के प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अगर हम संक्षेप में आज की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 के तहत वर्तमान प्रावधान क्या हैं? संक्षेप में कहें तो 1. आधार ग्राउंड्स। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर या इनके होने के आसन्न खतरे के आधार पर। ध्यान रहे, आंतरिक अशांति अब आधार नहीं है। 2. कैबिनेट की सलाह। घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही हो सकती है। 3. क्षेत्र टेरिटरी। आपातकाल पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में लगाया जा सकता है। 4. संसदीय अनुमोदन पार्लियामेंट्री अप्रूवल। घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन जरूरी है। 5. अवधि ड्यूरेशन। एक बार अनुमोदन के बाद 6 महीने तक जारी रहता है। इसे हर 6 महीने में संसदीय अनुमोदन विशेष बहुमत से लेकर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 6. मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जा सकते। 7.
निरसन वापसी, राष्ट्रपति कभी भी घोषणा वापस ले सकते हैं। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इसे हटवा सकती है। 8. कार्यकाल विस्तार। आपातकाल के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी बार, लेकिन आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही ये विस्तार प्रभावी रहेगा। बहुत अच्छे से आपने ये सारे प्रावधान समझा दिए। तो कुल मिलाकर आपातकाल का वो दौर हमें याद दिलाता है कि भारतीय संविधान भले ही कितना विस्तृत और मजबूत क्यों न हो, संस्थाएं, खासकर कार्यपालिका, अगर चाहें तो लड़खड़ा सकती हैं, शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन ये दौर ये भी दिखाता है कि हमारा संविधान लचीला है और इसमें आत्मसुधार, सेल्फ करेक्शन की अद्भुत क्षमता है। 44वां संशोधन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि जब संस्थाएं विफल होती हैं या कमजोर पड़ती हैं, तो जनचेतना, नागरिकों की जागरूकता और उनकी एकजुटता ही लोकतंत्र का अंतिम सुरक्षा कवच बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र के असली प्रहरी हैं। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। 1975 की इमरजेंसी के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार आर्टिकल 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 32। अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो का माइंड मैप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए सिविल 360, इंडियाज ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। इसको आप काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आपकी प्रेपरेशन कभी न रुके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।